हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन पोर्ट। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? यानी शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो 8 थी, मूलतः 8 थी। ठीक है, लेकिन 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है, यानी फर्स्ट संविधान संशोधन होता है और 9वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है। उसी प्रकार फिर आगे 10वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है। ये जो संविधान संशोधन होता है ये 1985 में होता है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से 11वीं और उसी तरीके से 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको जब अनुसूचियां बताऊंगा तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, कब जोड़ी गई, ठीक है, और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, कब जोड़ी गई, 11वीं 12वीं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में क्या विषय हैं और ये विषय किस किस से संबंधित हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली अनुसूची उसको हम समझते हैं। फर्स्ट अनुसूची फर्स्ट अनुसूची जो संबंधित है वो संबंधित है राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक है, और इसके साथ में इसकी सीमाओं से। देखिए, पहली जो अनुसूची है, हमारे देश के कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, उन सबके नाम। ठीक है, संघ शासित प्रदेशों के नाम, राज्यों के नाम, संघ शासित प्रदेशों के नाम, इन सब के नाम और इनकी क्या सीमाएं हैं, इन सब की डिटेल आपको अनुसूची नंबर 1 में मिलेगी। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 1 का, तो सिर्फ आर्टिकल नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, ना कि उसमें और कोई डिटेल कि इस समय जो राज्य हैं वो कितने हैं या राज्यों के नाम क्या हैं, ये आपको नहीं मिलेगा। तो पहली अनुसूची में ये डिटेल आपको मिलती है। अगर किसी भी राज्य का नाम बदलता है, किसी भी राज्य की सीमा बदलती है, तो संशोधन अगर करना होगा तो किस में किया जाएगा? अनुसूची नंबर 1 में किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये संशोधन अनुसूची नंबर 1 में हुआ है, जिसका नाम बदल करके अब उत्तराखंड कर दिया। ठीक है, तो अनुसूची नंबर 1 जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं और नामों से संबंधित है। सारी डिटेल इसमें मिलेगी आपको। ठीक है, दूसरी अनुसूची, सेकंड, दूसरी अनुसूची में पदाधिकारी जो हैं, बहुत सारे पदाधिकारी, अधिकारी है ना, पदाधिकारी, इनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में मेंशन है। किसमें? अनुसूची नंबर 2 में। आप वेतन को समझ रहे होंगे, सैलरी। पेंशन को आप समझ रहे होंगे, जो पेंशन है, यानी जब इंसान रिटायर हो जाता है कोई भी जॉब वाला, तो उसको उसके बाद जो एक रुपए मिलते हैं, यानी सैलरी के रूप में मान लीजिए, उसको हम पेंशन कहते हैं। यानी उसका जीवन यापन के लिए जो पैसे उसको मिलते हैं उसको पेंशन कहते हैं। सैलरी आपको पता होगा कि सरकार काम के बदले जो आपको वेतन देती है उसको हम सैलरी कहते हैं। भत्ते हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर रहा हो। तो देखिए, भत्ते क्या होता है, अलाउंसेस, ये वो होते हैं कि मान लीजिए आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपको वेतन तो मिल ही रहा है आप काम करने के लिए, लेकिन अगर आपको उसी किसी काम से आपको जाना पड़ रहा है कहीं बाहर, तो आप किससे जाएंगे? बस से जाएंगे, कार से जाएंगे, किसी से भी जाएंगे, तो बस और कार या किसी भी साधन का किराया या जो खर्च हो रहा है उसका किराया, वो आपका भत्ता है, उसी को हम भत्ते कहते हैं। बात क्लियर है इतनी?
चलिए, अब हम ये समझ लेते हैं कि अनुसूची नंबर 2 में किन किन पदाधिकारियों का नाम है या किन किन पदाधिकारियों का जिक्र है जिनको वेतन भत्ते और पेंशन मिलती है। उन पदाधिकारियों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बारे में हम पहला समझ लेते हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरा राज्यपाल, ठीक है। तीसरा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसी तरीके से राज्यसभा का समझ लेते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा का कौन होता है? वो सभापति होता है प्लस उपसभापति, ठीक है। इसके बाद आप लोकसभा राज्यसभा हो गया। अब आइए राज्यों में, तो विधानसभा, विधानसभा, तो विधानसभा का कौन होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। राज्यों में ही विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद का कौन होता है? सभापति और उपसभापति, ठीक है। यहां विधानसभा में और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं। बात क्लियर है इतनी? ठीक है। साथ ही याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीश, इनके भी न्यायाधीशों का जिक्र अनुसूची नंबर 2 में है, ठीक है। इनके वेतन भत्ते पेंशन ये सब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इन सब के बारे में जिक्र किसमें है? अनुसूची नंबर 2 में है, ठीक है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, CAG, ठीक है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। बहुत सुना होगा आपने, और मैंने आपको कई बार लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि कैग का जो आर्टिकल है वो 148 है। आप इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम इसको बहुत रिपीट करते हैं, फेवरेट क्वेश्चन मान लीजिए उनका, ठीक है। और ये भाई साहब हर जगह मिलेंगे आपको कैग। तो कैग आर्टिकल नंबर 148 में आता है, और कैग के वेतन भत्ते और पेंशन किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। बात क्लियर है? यानी हमारा अनुसूचियों से संबंधित दूसरा जो अनुसूची है वो हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए, अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं जो कि तीसरे नंबर की है, तो थर्ड पे चलते हैं। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची। अब ये देखते हैं कि वहां दूसरी जो अनुसूची थी वो पदाधिकारियों के क्या थे? वेतन और भत्ते। लेकिन यहां पर क्या है? पदाधिकारियों के शपथ, ओथ, ठीक है। या अगर कभी कभी आपको कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है, प्रतिज्ञान, या फिर इसको एफर्मेशन बोलते हैं। प्रतिज्ञान या फिर शपथ, ये सब आपको किस में मिलेगा? तीसरी अनुसूची में। तो आप याद करने के लिए एक ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शपथ कितने हैं? एक, दो, तीन। तो तीन यानी शपथ, तो तीन किस में है? तीसरी अनुसूची में। याद रहेगा? चलिए, तीसरी अनुसूची मैंने आपको बता दी। अब तीसरी अनुसूची में बताते हैं कि ये जो शपथ है ये किन किन अधिकारियों की है, ठीक है। तो पदाधिकारी कौन से हैं? पहला, संघ के मंत्री। दूसरा, संसद के सदस्य। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश।
चलिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, न्यायाधीश। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। अभी बताया मैंने आपको कैग बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो यहां पर भी मैं आपको ऐसे ही लिख देता हूं कैग। कैग का भी जिक्र यहां पर है। ठीक है, कैग। उसके बाद विधानमंडल, विधानमंडल के सदस्य और राज्य के मंत्री। ठीक है, इतनी बात आई थिंक बिल्कुल आपकी क्लियर होगी। दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची और पहली अनुसूची सब आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया तीसरी अनुसूचियों में क्या दिया हुआ है, शपथ। तीन यानी तीसरी अनुसूची क्या दिया हुआ है, ओथ, प्रतिज्ञान। ठीक, संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक और विधानमंडल के सदस्य और राज्य के मंत्री, ये सब तीसरी अनुसूची में है। आपने एक चीज देखा कि दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति जी थे, लेकिन यहां नहीं है। कारण आपसे इसी क्वेश्चन को पूछता है वो, कि दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति की क्या है कि नहीं। तो यहां पर ये आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट जी की इसमें शपथ नहीं है। उनका अलग से आर्टिकल है, जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस अनुच्छेद के तहत उनको शपथ का प्रावधान किया गया है। बात क्लियर है, तो राष्ट्रपति यहां पर नहीं है। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा। ठीक है, चलिए तीन अनुसूचियां हमने कर ली। अब हम चलते हैं चौथी अनुसूची पर। मैं यही लिख देता हूं चौथी। ठीक है, चलिए ये जो अनुसूची है इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, यानी चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जो राज्यसभा में जो स्थान है ना, जो फिक्स्ड है कि इतने वहां से आएंगे, इतने वहां से आएंगे, ये सब स्थानों का जो आवंटन है वो किस अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है। बात क्लियर है, सिर्फ इतना ही पूछता है इसमें। अब हम पांचवी अनुसूची पर चलते हैं। पांचवी, पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों, ठीक है, प्लस जनजातियों के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और नियंत्रण, इन सब के प्रावधान है। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों, है ना, जनजातियों, सॉरी, जात, अनुसूचित जाति नहीं है, जनजातियां हैं, जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण प्रावधान। देखिए ये अनुसूचित अगर जाति दे देता है ना, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र होगा, अनुसूचित जनजाति होगा, ये प्रशासन और नियंत्रण पर प्रावधान जो दिया गया है वो पांचवी अनुसूची में दिया गया है। इतनी बात क्लियर। चलिए अब छठी देखते हैं, सिक्स्थ। सिक्स्थ में आपको याद रखना है असम, मेघालय, पूर्वोत्तर राज्य हैं ये, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखना है चार राज्य हैं, एक, दो, तीन, चार। ये चार राज्य हैं, इनके चार राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध।
ठीक है, इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित उपबंध किस में है? 6th नंबर में है, 6ठे नंबर की में। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बात क्लियर है? आप इसमें भी बिल्कुल क्लियर रहेगा। पांचवी और छठी कौन कौन सी है? तो पांचवी में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। जबकि छठी में क्या है? राज्यों के नाम है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बात क्लियर है? ठीक है, अब हम चलते हैं 7वीं अनुसूची पर। 7वीं 7वीं अनुसूची मतलब 7वीं मतलब सूची। तो इसमें सूचियां दी हुई हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 3 तरीके की सूचियां हैं। एक है संघ सूची, एक मैंने आपको बताई थी राज्य सूची, एक बताई थी समवर्ती सूची। ठीक है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। ठीक है, इन सूचियों का जिक्र किसमें है? 7वें नंबर की अनुसूची में है। ठीक है, अब इनके कभी कभी वो आपसे विषय पूछता है कि इसमें कितने विषय हैं। तो देखिए, मूलतः मूलतः जो विषय थे संघ सूची में वो 97 थे। ठीक है, यानी मूलतः, मैं ये मूलतः लिख रहा हूं, मूलतः कितने विषय थे? 97। ठीक है, राज्य में कितने थे? राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। ये इनमें क्या है? विषय हैं। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें कि अब कितने हैं, तो देखिए इसमें 97 से बढ़कर हो गए हैं 100। ठीक है, और इसमें हो गए हैं 61 और इसमें हो गए हैं 52। ठीक है, इसमें कम हुए हैं, इनमें बड़े हैं और इसमें बड़े हैं। तो मूलतः कितने हैं? 97 हैं। बात क्लियर है? कभी कभी पूछ लेता है, हालांकि हम संविधान संशोधन आपको जब पढ़ाएंगे तो उसमें विधिवत आपको बताएंगे कि कौन सी चीज किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई है, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ क्योंकि समवर्ती सूची से संबंधित है इसलिए। ठीक है, कभी आपसे पूछता है कि अगर आप मान लीजिए कि यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट का एग्जाम आने वाला है, सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें ये सवाल पूछ ले क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो देखिए, शिक्षा जो है, शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। समवर्ती सूची में, और कब जोड़ा गया? वो 42वें संविधान संशोधन संशोधन संविधान संशोधन 1976 में। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को। क्यों कहते हैं और कितने अनुच्छेदों का इसमें संशोधन हुआ था, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आगे चलिए। शिक्षा मैंने आपको बता दिया, इसके साथ आप ये भी याद रख लेना कि वन, जो वन है फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट, ये भी क्या किए गए? समवर्ती सूची का विषय बनाए गए हैं। किसमें? सेम 42वें संविधान संशोधन में। ये आप याद रखिएगा, शिक्षा आप याद रखिएगा कि शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया 42वें संविधान संशोधन 1976। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? जो भी टीचिंग एग्जाम है या मान लीजिए सुपर टेट का एग्जाम है, यूपी टेट है, ठीक है, केवीएस है, टीजीटी है, ठीक है, इस तरीके से डीएसएस भी है। ये सब कोई भी एग्जाम है टीचिंग का, तो उसके लिए आप बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा, जो एजुकेशन है, वो समवर्ती सूची का जो विषय है वो कब बनाया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। बात क्लियर है इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम 8वीं अनुसूची देखते हैं, और आपको 8वीं अनुसूची थोड़ा सा ध्यान से देखनी होगी क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 8वीं 8वीं अनुसूची में देखिए कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषाओं के बाद
इसमें संविधान संशोधनों के द्वारा इसमें 15वीं भाषा जोड़ी जाती है, ठीक है। इसमें 16वीं भाषा जोड़ी जाती है, 17वीं जोड़ी जाती है, 18वीं जोड़ी जाती है, ठीक है। इस तरीके से आज की डेट में 22 भाषाएं हैं। तो 14 भाषाएं पहले थी, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। फिर इसके बाद संशोधन हुआ, 15वीं भाषा जोड़ी गई, फिर 16, 17, 18वीं जोड़ी गई। इस तरीके से 22 भाषाएं आज की डेट में हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो 14 भाषाएं के बाद जो 15वीं भाषा जोड़ी गई उसको आपसे पूछता है कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई और किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई। तो आपको याद रखना है सिंधी। सिंधी एक भाषा है, सिंधी। देखिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके बना देता हूं जिससे कि आपको याद रहेगी, ठीक है। 14 भाषाएं थी, 14 भाषाओं के बाद जो 15वीं भाषा है ये कब जोड़ी गई है? पहला तो ये सिंधी भाषा थी, ऐसे हम इसको बना लेते हैं जिससे कि हमें याद रहे। सिंधी भाषा 15वें जो भाषा जोड़ी गई है 15वीं, वो सिंधी भाषा जोड़ी गई है। याद रखिएगा आप, 15वीं भाषा सिंधी भाषा किस संशोधन के द्वारा? 21वें संशोधन द्वारा, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 16वीं भाषा। 16वीं भाषा, 17वीं भाषा और 18वीं भाषा, ठीक है। ये तीनों भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषाएं हैं ये हैं आपकी कोंकणी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। तीन भाषाएं, ठीक है। ये तीन भाषाएं जोड़ी गई हैं किसमें? 8वीं अनुसूची में, 16, 17, 18। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। तो देखिए ड़ ड़, ठीक है, लिंक करने के लिए है कि आप इसको याद रख सकें, ठीक है। कोंकणी, मणि, मणिपुरी और नेपाली, तीन भाषाएं हैं। अब पूछता है कि किस संशोधन में जोड़ी गई हैं, तो याद रखना 71वां संशोधन हुआ था और 1992 में हुआ था, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992। बात क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं कि 18 के बाद में है 19, 20, 21 और 22। अच्छा ये मैं साथ क्यों लिख रहा हूं? रीजन आप समझ रहे होंगे कि 16, 17 और 18 ये तीन भाषाएं एक साथ जुड़ी गई हैं 71वें संविधान संशोधन में। बात क्लियर है? इसमें सिर्फ पहली एक ही भाषा जुड़ी गई है। तो पहली कब जोड़ी गई? 1967 में। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। उसके बाद तीन भाषाएं जोड़ी जाती हैं, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। इसके बाद चार भाषाएं जोड़ी जाती हैं और वो चारों के नाम आप देखिएगा, संथाली, संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, ठीक है। इनमें से हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बताइए कि इनमें से कौन सी जो भाषा है वो किस समय पर जोड़ी गई है। तो मैं पहले आपको समय बता देता हूँ। ये हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003 में, इसमें ये जोड़ी गई है। तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि इनमें से कौन सी 2003 में संशोधन होकर 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई। तो तीन इनमें से दे देगा, हो सकता है कि इसमें से दे दे, संथाली, मैथिली, डोगरी और नेपाली। तो नेपाली आपको पता होना चाहिए कि 71वें संविधान संशोधन 1992 में हुई थी, ठीक है। इस तरीके से एलिमिनेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए आपको याद करने का तरीका मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि ड़ इसमें है, ड़ इसमें है और नेपाली आपको याद रहेगा। संथाली ली, इसमें देखिए ली है, इसमें भी ली है, ठीक है। डोगरी और बोडो, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आप 21वें संविधान संशोधन की बात करें तो 21 और 71वें की बात करें तो 71वां,
ये दो आपको याद रखने हैं। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 92 हो जाता है। और वही मैंने आपको बताया कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि 92वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4। 71वें में कितनी जोड़ी गई? 3। ठीक है। 21वें में कितनी जोड़ी गई? भाई 1। ठीक है ना। तो 8वीं अनुसूची से बनने वाले सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं 8वीं अनुसूची के बाद में 9वीं अनुसूची। अब हम देखते हैं 9वीं अनुसूची। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, लेकिन ये तो हम 9वीं अनुसूची पढ़ रहे हैं, तो ये जोड़ी गई थी। सिंपली आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये अनुसूची जोड़ी गई है। तो ये अनुसूची कब जोड़ी गई? तो देखिए इसके लिए पहला ही संविधान संशोधन जब हुआ, तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ? संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। अभी मैंने आपको बताया भी था कि 1950 में संविधान लागू होता है और 1951 में संविधान में पहला संशोधन भी हो जाता है। पहले संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये 9वीं अनुसूची जो संबंधित है वो है भूमि सुधार से। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। याद रखिएगा, भूमि सुधार अधिनियम भूमि सुधार से संबंधित है, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है 9वीं अनुसूची। ठीक है। चलिए इसके साथ साथ अगर मैं इसमें ये भी बता देता हूं कि अगर कोई भी संसद अगर कोई भी एक्ट बनाती है, ठीक है, अगर वो 9वीं अनुसूची में डाल दे, संसद अगर कोई भी अधिनियम बनाए, संसद अधिनियम बनाए और वो 9वीं अनुसूची में डाल दे, ठीक है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अभी समझाता हूं आपको। यानी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि देखिए लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी अगर बिल आता है, देखिए बिल तब तक होता है वो जब तक वो पास नहीं हो जाता। अब पास कैसे होगा मैं बताता हूं। कोई भी बिल आया, वो आपका लोकसभा से पास हुआ, वो राज्यसभा से पास हुआ, अभी भी वो बिल है। उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, वो इस पे करते हैं साइन। साइन होने के तुरंत बाद ये जो बिल था ये एक्ट कहलाने लगता है, यानी एक अधिनियम बन गया। ये अधिनियम हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, उनके अपोजिट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे फंडामेंटल राइट इसकी वजह से ब्लीच हो रहे हो। तो इसी का रिव्यू करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है। ये दोनों रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि अगर इससे किसी भी मनुष्य का फंडामेंटल राइट अगर ब्लीच हो रहा है तो इस एक्ट को वो क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसी शक्ति को हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी आपको। ठीक है। तो अब क्या था कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी एक्ट बना दिया और डाल दिया तो उस पर क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू तो हो ही नहीं सकता। तो अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो भाई वो तो हो सकता है कि फंडामेंटल राइट को ब्लीच कर रहा हो, कोई ऐसा अधिनियम हो, सरकार ने ऐसा अधिनियम बना दिया हो, तो इस पर वाद विवाद होने लगे। ठीक है। इस पर वाद विवाद होने लगे तो 2007 में एक केस हुआ था, कोहेल्डीवा के नाम से है वो, एक केस हुआ था बनाम तमिलनाडु। इसमें निर्णय दिया गया कि देखिए अगर कोई भी एक्ट बनता है और वो 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो अगर वो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21, मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल नंबर 14 क्या है, 19 क्या है और 21 क्या है, ये सब मैं विधिवत आपको बताऊंगा।
तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। तो 14, 19 और 21 का अगर उल्लंघन अगर हुआ तो क्या होगा, न्यायिक पुनरावलोकन होगा। ये किस में कहा गया, 2007 कोल्डिवा वीएस तमिलनाडु केस में कहा गया। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर कोई भी अगर एक्ट आ रहा है और वो 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो उसका अब न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, बट ऐसा शुरुआत में नहीं था। बात आपको यहां तक क्लियर समझ में आ गई होगी। मेरे ख्याल से आपका 9वीं अनुसूची बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं 10वीं अनुसूची पर। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। आप मेल भी कर सकते हैं। चलिए अब हम 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं अनुसूची देखिए, ये द फॉर द 10 दल बदल, ये किससे संबंधित है, दल बदल से। मैंने आपको शुरुआत में ही 10वीं दल बदल, ठीक है, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता। ठीक है, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता। ठीक है, इसके अलावा दल बदल आपको समझ आ गया होगा। 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और ये कब हुआ था, 1985 में। मैंने आपको ये शुरुआत का भी बता दिया कि 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई, और ये 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है इसमें कि 51वें संविधान संशोधन में 51वें संविधान संशोधन में ये कब हुआ था, 2003 में। 51वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि जो 10वीं अनुसूची है इसमें ही संशोधन कर डाला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 10वीं अनुसूची में संशोधन कब हुआ था, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में। किसमें कर दिया, अनुसूची में ही कर दिया उन्होंने संशोधन। ठीक है, ठीक है, इसको वैसे अब हमने बताया कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता है, इसीलिए इस 10वीं अनुसूची को हम दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। ठीक है, आपकी 10वीं अनुसूची भी क्लियर हो गई होगी। अब हम 11वीं अनुसूची पर चलते हैं। 11 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 73 वे संविधान संशोधन। देखिए, मैंने जगह जगह संविधान नहीं लिखा, डायरेक्ट संशोधन लिख दिया, तो आप समझ लेंगे ना उससे। 73 वे संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई है। ये किससे संबंधित है, तो ये पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों की शक्तियां और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी उत्तरदायित्व। इतना क्लियर होगा। अब पूछता है कि साहब इसमें विषय कितने हैं, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। अब आज की लास्ट जो अनुसूची है वो 12वीं अनुसूची है, क्योंकि लास्ट है, 12 के बाद तो अनुसूचियां है ही नहीं। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची आपके 74, ये 73 में है, ये 74वें संविधान संशोधन संशोधन और ये कब हुआ, ये भी 1992 में हुआ। बात क्लियर। ठीक है, अब यहां पर पंचायतें थी और यहां पर आ गई नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं की शक्ति
वो रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। अगर इसमें सब्जेक्ट पूछता है तो इसमें 18 ही सब्जेक्ट थे। विषय विषय कितने थे? 18। ठीक है। देखिए आज हमने इस लेक्चर में 12 अनुसूचियां कंप्लीट कर ली हैं। जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देखें, आपको 100% समझ में आएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये सारी वीडियो आप सुपर टेट के अलावा केवीएस, डीएसएसबी, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, है ना, यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्जाम हैं, वीडियो है, लेखपाल है, ठीक है, और यूपी टेट है, सी टेट है। कोई भी आप एग्जाम में बैठिए और मेरा दावा है कि आप अगर इतना पढ़ लेते हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपका कोई सा भी एग्जाम क्वालिफाई होगा, इसकी गारंटी ही आप समझिए। बशर्ते आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। और मैं आपको विधिवत आपको बता रहा हूँ, कोई भी जल्दबाजी नहीं हो रही है। अगर आप वाकई में एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, अदरवाइज तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख लेते होंगे, है ना। तो ऐसा ना करें, केवल आप अपने आप से सवाल पूछें कि आपको सेलेक्ट होना है या नहीं। तो आप सिंसियर होके आप पढ़ाई करिए, बाकी जितना मेरा साथ होगा मैं आपको पूरा अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। ठीक है। और मैं आपको देखिए इंडियन पॉलिटी का एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि 70% क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में 70% क्वेश्चन आपके राष्ट्रपति तक, जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट वहां तक एकदम क्रिस्टल पूछे जाते हैं। बार बार आपसे फंडामेंटल राइट से पूछेगा, और आपके जो पार्ट्स अभी आपने जो पढ़े उससे पूछेगा, अनुसूचियों से पूछेगा, है ना, और संविधान सभा से पूछता है। तो मैं इन सब चीजों को एकदम क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। आप 70% जो क्वेश्चंस हैं जो भी एग्जाम में आते हैं वो यहीं तक ही आते हैं। पूरा सिलेबस आपका 70% वहीं तक कंप्लीट हो जाता है। तो एक एक पॉइंट को आप समझते चलिए, जितना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। बाकी वीडियो को आप जितना हो शेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लाइक भी करिए, आपकी मर्जी है। बाकी मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप मन से बस पढ़ाई करिए। ठीक है, और आप सेलेक्ट होइए, मेरी बस यही एक उम्मीद है कि आप सेलेक्ट हों। ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।